हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से। अभी हम लोग लाइन नंबर 2 के ऊपर है, जिसका ये टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन में ही। तो इसमें हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस करना है, अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लेने हैं लाइफ साइकिल मॉडल्स, और दूसरा पॉइंट लिख लेना है डॉक्यूमेंटेशन। यानी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर हम लोगों ने दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है, क्या लाइफ साइकिल मॉडल्स को और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन को। तो लाइफ साइकिल मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वाटरफॉल मॉडल है, हमारा एजाइल मॉडल है, या हाइब्रिड मॉडल है। जो भी मॉडल हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ने हैं तो वो सारे के सारे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट होता है जो, यानी प्रोजेक्ट बनाते हैं, या प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर की जो भी नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ये उसके अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जब मॉडल पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यानी हर स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, जिससे फ्यूचर रेफरेंसेस और कोलैबोरेशंस हो सके। यानी जो हम लोगों ने मॉडल्स बनाए होंगे, जिस स्टेप के फॉलो करते हुए हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया होगा, तो उन स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी तरह जब हम लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो तब हम लोगों ने वहाँ पर भी जब अपना सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, अपना जो भी ऐप्स बना रहे होंगे, जो भी हम लोग वेबसाइट बना रहे होंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के बाद है सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्रोसेस से बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए पॉइंट्स ही याद रख ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनके पॉइंट से ही हमें इसका डाटा मिल जाता है। जैसे हमारे पास सबसे पहला आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, फिर आ जाती है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग सबसे पहला, उसके बाद डिज़ाइन आ जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, फिर टेस्टिंग होती है, और फिर मेंटेनेंस शामिल हो जाती है। अगर मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँ तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में क्या होता है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या नीड्स, किन किन चीज़ों के हमें नीड्स हैं, वो सारी की सारी हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमने इन सारी रिक्वायरमेंट्स को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठी की होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे। उसको किस मॉडल के थ्रू डिज़ाइन करना है, किस चीज़ के थ्रू हमने डिज़ाइन करना है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाएगा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है, क्या इसके सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो ठीक है। जब ये इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, फिर उनको हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरे, यानी ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई एरर, बग्स या कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी खराबी तो नहीं आ गई हमारे सॉफ्टवेयर में जो इसको इफेक्ट करेगी। फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लें, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारी चीज़ जो है अब रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार है। जैसे व्हाट्सएप तैयार हुई, तो सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी उनको इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका डिज़ाइन तैयार किया। ठीक है, उसके लिए एक अच्छा यूज़र इंटरफेस तैयार किया, उसकी बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से कोडिंग हुई है, वो सब कुछ उन्होंने सर्च किया, सब कुछ डिज़ाइन किया। उसके बाद उन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा कि क्या ये ठीक से काम कर रही है। फिर उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करते करते फिर उन्होंने देखा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी थी, क्या क्या नहीं ऐड होनी थी। देन उसके बाद उन्होंने उसको मेंटेनेंस किया, और आज जो है वो व्हाट्सएप हर एक के मोबाइल में इंस्टॉल हो सकती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एवरी वन कैन यूज़ इट इज़ ईजिली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की। और ये मॉडल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स को देख लेते हैं हमारे पास कितने मॉडल हैं। तो हमारे पास जो टोटल मॉडल हैं वो हमारे पास कितने हैं, एक है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल, सेकंड वन इज़ द इंक्रीमेंटल मॉडल, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रेल मॉडल। यानी हमारे पास नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कॉमनली यूज़ होते हैं उन्होंने यहाँ पर वो डिस्कस किया, और हम लोग भी इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हर मॉडल्स के लिए जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो हर एक मॉडल के लिए यूज़ होंगे, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे रेड हो, चाहे स्पाइरल हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनके प्रोसेस, यानी इनकी जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है। इसके अंदर प्रोसेस में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। और इसके बाद उसकी जो डायाग्राम है मैं आप लोगों को सून वो प्रोवाइड करूँगी, आप लोगों ने वो डायाग्राम देखनी है, और उस डायाग्राम के थ्रू आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट
हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है, थर्ड पॉइंट आ रहा है इसके एडवांटेजेस, फोर्थ पे आ रहा है इसका डिसएडवांटेजेस, और हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कि इसके डेली यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, यानी इसके यूजेस क्या हैं। तो प्रोसेस क्या होता है वाटरफॉल मॉडल में, क्या होता है इस मॉडल में, डेवलपमेंट जो होती है वो एक लीनियर सीक्वेंस में होती है, जहाँ हर फेज पहले वाले फेज को फॉलो करता है, यानी पहला फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड वाला फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके फेजेस कौन कौन से होंगे, सबसे पहला होगा रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, सेकंड होगा डिज़ाइन का, होगा इम्प्लीमेंटेशन का, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, और ये पॉइंट हर एक के लिए यूज़ होंगे। अगर आप लोग इन पॉइंट्स की एक दफ़ा जो डिटेल है वो याद कर लेंगे तो वो हर मॉडल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हर मॉडल में क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम किस तरह से करता है, इसका प्रोसेस किस तरह से होगा। जैसे वाटरफॉल मॉडल का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, वो लीनियर सीक्वेंस में होगा, ठीक है, यानी हर फेज जो होता है वो पहले वाले फेज को फॉलो करता है। फिर इसके बाद इन पॉइंट्स की डिटेल लिखनी है, देन इसकी डायग्राम बना देनी है। अब आ जाता है एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। तो जो कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो इसको यूज़ करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड। और फिर इसके अंदर क्लियर माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिससे प्रोग्रेस होता है हमारा वो मोनीटर करना आसान होता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी जो रिजिडिटी होती है, यानी चेंजेस जो होती हैं लास्ट स्टेजेस में इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, जिसमें अंदर फिर हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक दफ़ा इसको रन कर लिया तो वो रन होगा, इसके अंदर कहीं भी हम लोगों ने अगर चेंजिंग करनी है तो वो करना थोड़ा मुश्किल होगा, दैट्स वाइज को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी हो जाती है। फिर कस्टमर फीडबैक, अब कस्टमर फीडबैक के लिए हमें वेट करना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सारी बात है, हमें जब हमें फीडबैक आएंगे तब ही हमें पता चलेगा कि हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। फिर इसके डेली यूजेस की बात करें तो उसमें स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, जहाँ रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्टेबल होते हैं, तो ये सबसे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करें तो इसका प्रोसेसेस, इसके पॉइंट्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डेली यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होगा कि डेवलपमेंट्स को, ये इंक्रीमेंटल मॉडल है तो छोटे छोटे चंक्स के अंदर, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको हम लोग डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड करते हैं, और हर चंक जो है वो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के साथ डेवलप होता है, यानी हर चंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि अर्ली प्रोटोटाइप्स के थ्रू क्लाइंट फीडबैक मिलता है। जैसे जैसे हम लोग चंक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें फीडबैक भी साथ साथ क्लाइंट का मिलता रहता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चेंजेस जो होती है वो हर चंक्स पर इजीली हम लोग चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी अगर हमें किसी पार्ट को चेंज करना है तो हम लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। हर इंक्रीमेंट के बाद जो इंटीग्रेशन कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ सकती है। जैसे जैसे हमने बात की कि ये चंक्स जो होते हैं ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के साथ डेवलप होते हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन कम्प्लेक्सिटी होती है हर इंक्रीमेंट के बाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अब रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी जो होती है वो ज़रूरी होती है इंक्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके डिसएडवांटेजेस में ही है ये। इसके बाद डेली यूजेस की बात करें तो प्रोजेक्ट्स जिनमें अर्ली डिलीवरेबल्स की ज़रूरत होती है, जो हमें जल्दी चाहिए होती है, उनमें हम लोग जो होते हैं वो अपना इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू दिस डायग्राम ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल सून। फिर आ जाता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग की मॉडल में इसमें भी वही हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, प्रोसेसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके डेली यूजेस। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है, क्विक प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाते हैं जिनसे यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम फंक्शनैलिटी का आइडिया मिलता है, यानी हमें प्रोटोटाइप्स जैसे फाइनल सिस्टम जो है हमारा डेवलप होता है। अब प्रोटोटाइप मतलब ये जो क्विक प्रोटोटाइप्स होता है, यानी इनको डेवलप किया जाता है जो हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए हमें आइडिया मिलता रहता है इनसे। यूज़र रिक्वायरमेंट्स का हम लोग इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर हमें फाइनल सिस्टम जो होता है, यानी इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल में जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स को डालते हैं तो हमें फाइनल जो है वो सिस्टम मिल जाता है डेवलप होके। इसका एडवांटेजेस क्या है कि यूज़र फीडबैक जो होता है, इसका जो पहला स्टेज होता है जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें तब ही मिल जाता है कि इसका फीडबैक क्या, हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हमें यूज़र से, ये क्लाइंट से हमें फीडबैक मिल जाता है। और रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो क्लियरली इम्प्रूव होती हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं होती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि पॉसिबिलिटी है कि प्रोटोटाइप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना
चैलेंज हो। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर मल्टीपल प्रोटोटाइप जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोटोटाइप हम जब डेवलप करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके डेली यूज़ में है कि प्रोजेक्ट्स जहाँ यूज़र रिक्वायरमेंट्स इनिशियली अनक्लियर हैं, ठीक है, जहाँ पर यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लियर नहीं होती, वहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं उसकी क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला मॉडल है स्पाइरल मॉडल, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट फोकस्ड मॉडल है, इसका दूसरा नाम है रिस्क मैनेजमेंट फोकस मॉडल, जिसमें डेवलपमेंट आइटरेटिव साइकिल्स के थ्रू होती है। हर साइकिल में रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है। यानी इसके एडवांटेजेस में ये है कि रिस्क अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई होते हैं, पहले स्टेज में ही हमें इसके जो है वो रिस्क मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जहाँ ये अर्ली स्टेजेस में इसके रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो वहाँ पर इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, यानी रिस्क एनालिसिस के लिए एडिशनल रिसोर्सेज की भी हमें ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है हमें इसके लिए अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये कॉस्टली भी होता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो चाहिए होते हैं, तो स्पाइरल मॉडल भी ये थोड़ा इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही होता है। अब इसके डेली यूजेस की बात करें तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट जहाँ पे कंटिन्यूसली रिस्क असेसमेंट ज़रूरी होते हैं, यानी जहाँ हमें पता चलता है कि अगर हम इसमें ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें रिस्क आएंगे, इसके अंदर कोई ना कोई खतरे आएंगे, तो हम लोग इस मॉडल को वहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हमें शुरू में ही हमारे रिस्क का पता चल जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा रेड मॉडल। RAD स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग और आइटरेटिव डेवलपमेंट के थ्रू क्विकली फंक्शनल सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करना, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि क्विकली डिलीवर ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जहाँ पर हमें क्विकली अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, क्विकली डिलीवर करना है, जहाँ पे हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग रेड मॉडल का यूज़ करते हैं। अब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसके पूरे प्रोसेस में क्या हमारे कस्टमर की जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमें चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज में कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा क्विकली चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत होती है वहाँ हमेशा कम्प्लेक्सिटी भी आती है, और वो उसका डिसएडवांटेजेस होता है। क्योंकि ये क्विक डिलीवर ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, देन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि रिक्वायर्स द हाईली स्किल्ड डेवलपमेंट्स, हमारे जो डेवलपर्स होंगे वो हमें हाईली स्किल्ड रिक्वायर्ड होने चाहिए जो क्विकली तैयार कर सके। फिर डिपेंडेंस ऑन द प्रोटोटाइप्स कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी मीन्स इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोटोटाइप के ऊपर। फिर इसके डेली यूजेस क्या हो सकते हैं कि जो हमारी टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स जहाँ हमें ज़्यादा अच्छे से यानी क्विकली चाहिए होते हैं, वहाँ पे हम लोग इस मॉडल का डेली यूज़ करते हैं। जहाँ टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, हमें टाइमली नहीं चाहिए होते, फ़ौरन से चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये मॉडल जो हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो हर मॉडल का जो है वो अपना स्कोप और अपना बेस्ट यूज सिनेरियो होता है। प्रोजेक्ट्स की नेचर, इसकी रिक्वायरमेंट्स और रिसोर्सेज के हिसाब से इन मॉडल में से कोई एक चूज़ किया जा सकता है, या फिर हाइब्रिड भी यूज़ किया जा सकता है। अब हाइब्रिड क्या होता है, मैं कह सकती हूँ कि इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ये पाँचों मॉडल को कॉम्बिनेशन ही समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन इन सब मॉडल को अलग अलग करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की नेचर क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके रिसोर्सेज को हम लोग अंडरस्टैंड करें और फिर उसी लिहाज से हम लोग इन मॉडल्स का यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह इनकी डिटेल बहुत जल्द जो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लोग ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जो होता है वो क्विकली, जब आप लोग पास टाइम नहीं होता है तो ना आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को अपने माइंड में याद रखें और पेपर में जाकर लिख कर। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है हमारा एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये हमारे पास देखिए इसकी आउटलाइन में कितने सब टॉपिक्स हैं। एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सारी की सारी एजाइल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अंदर आ रही हैं। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आई होप सो कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है एजाइल प्रोसेस मॉडल्स। तो एजाइल प्रोसेस मॉडल्स के अंदर जो हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे वो आता है स्क्रम,
और एक आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। स्क्रम क्या होती है? जब हमारी आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है, हमारी जो स्क्रम होती है क्या है? ये हमारी आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है, जिसमें स्मॉल टीम्स जो होती हैं वो स्प्रिंट्स के थ्रू वर्क कर लेती हैं, ठीक है, रेगुलरली फीडबैक लेती हैं और प्रायोरिटीज टास्क को कंप्लीट करती हैं। जिस टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यानी प्रायोरिटाइज जो टास्क होते हैं उनको वो कंप्लीट करते हैं पहले और फिर रेगुलरली फीडबैक लेती हैं। तो हमारा स्क्रम क्या होता है? ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है। इसके लिए हमें आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल को पढ़ना लाजमी होता है, ठीक है। और जिसमें जो स्मॉल टीम्स होती है वो स्प्रिंट्स के थ्रू जो है वो टीम वर्क करती है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। क्या होती है? ये एजाइल प्रोसेस मॉडल्स हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं इसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर वो इंक्लूड करती हैं लाइक पेयर प्रोग्रामिंग, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट और रेगुलर जो रीफैक्टरिंग, जैसे क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है उसके लिए हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। जैसे हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर है वो आ जाता है हमारी पेयर प्रोग्रामिंग, इसके कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, इसके टेस्ट ड्राइविंग डेवलपमेंट और रेगुलर रीफैक्टरिंग, जैसे क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम लोग अपने मॉडल की इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ रहा है हमारे पास विच इज़ द एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही हैं? तो सबसे पहले आ जाती है यूज़र स्टोरीज़, फिर सेकंड पे आ जाता है आइटरेटिव डेवलपमेंट, नंबर 4 पे आ जाता है कॉन्टीन्यूसली इंटीग्रेशन, फिर आ जाती है एडेप्टिव प्लानिंग। तो यूज़र स्टोरीज़ में क्या होता है? शॉर्ट सिंपल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट जो यूज़र नीड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें यूज़र्स की जो नीड्स होती हैं उसको जो रिप्रेजेंट करती हैं, शॉर्ट और सिंपल सी रिक्वायरमेंट जो स्टेटमेंट्स होते हैं हम उसको यूज़र स्टोरीज़ बोलते हैं। फिर आती है आइटरेटिव डेवलपमेंट, द सेकंड पॉइंट ऑफ द एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर कॉन्टीन्यूसली जो फीडबैक के थ्रू जो है वो आइटरेटिव अप्रोच से सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, वो आइटरेटिव डेवलपमेंट क्या आता है? यानी जो इंक्रीमेंटल जो आइटरेटिव अप्रोच से जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं फीडबैक के थ्रू, उसको हम बोलते हैं आइटरेटिव डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रेगुलरली कोड इंटीग्रेट करते हैं, जो मैंने कोडिंग की होती है हमने उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, जो एरर्स को अर्ली स्टेजेस पर ही आइडेंटिफाई करता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इसको एक्यूरेट करना। नंबर 4 पे इसकी जो टेक्निक्स आती है वो अडेप्टिंग प्लानिंग होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस के लिए, जो हम लोग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव प्लानिंग। फिर हमारे पास है नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, इसके जो की कंपोनेंट्स है उसको लिखेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल क्या है इसके अंदर उसको। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजिंग रिसोर्सेज किए जाते हैं to achieve the specific goal within the constraints like a time, cost और scope। यानी टाइम, कॉस्ट और स्कोप ये constraints होती हैं, इनके अंदर रहते हुए हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसको अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं जिनमें हमारे पास इसका स्कोप आ जाता है, उसके बाद इसके जो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन, फिर इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कम्युनिकेशन प्लानिंग। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स आ जाते हैं। उसके रोल क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन, फिर लीडरशिप और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसको डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती क्या है, इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं और इसकी टेक्निक कौन सी है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें स्टैक होल्डर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, यानी इसमें स्टैक होल्डर्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है तो इसमें इंजीनियर्स जैसे स्टैक होल्डर्स हो गए
उनके जो नीड्स होती है, एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है और उन्हें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टेक होल्डर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है और उन्हें फिर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है, विच इज़ नोन एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसके स्टेजेस क्या होते हैं, सबसे पहला तो हमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, हर स्टेज में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कौन कौन सी गैदर करनी। फिर एनालिसिस आ जाती है, स्पेसिफिकेशंस और वैलिडेशन। इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टॉप स्टेजेस होते हैं, यानी सबसे पहला आ जाता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, सेकंड वन इज एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड देन वैलिडेशन। इसके अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं, यूज़ केसेस हो सकते हैं, प्रोटोटाइप्स का यूज़ होता है रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो ये सारे इसकी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल्स इन द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फंक्शनल कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिस्टम के फंक्शंस और जो कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। जो सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं या हमारी जो एप्लीकेशंस होती है उसके जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है उनको जो डिस्क्राइब करते हैं वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी यूज़र अथेंटिकेशन है, डाटा वैलिडेशन है और सिस्टम ऑपरेशंस है। नॉन फंक्शनल क्या होते हैं, जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, यानी हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसकी जो इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन सी हैं, वो नॉन फंक्शनल होते हैं जिनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस होगी, हमारी सिक्योरिटी होगी, उसके बाद हमारी यूटिलिटी स्केलेबिलिटी होगी, ये सारी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रहे हैं। इनके दोनों में डिफरेंस क्या होगा हम इसको नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है एनालिसिस मॉडल, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स आ रहे हैं, आइट्रेशन मॉडल्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल्स, बिहेवियर मॉडल्स, मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग, डाटा मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग एंड नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर मॉडलिंग आ रही है। तो ये हमारे पास ये भी कुछ मॉडल्स हैं एनालिसिस मॉडल। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल, ये सारे इसी तरह ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं और इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मॉडल जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सिस्टम की जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है, इंट्रैक्शंस होती है और जो फिर इनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मॉडल का। यानी हमारे सिस्टम की जो एक्सटर्नली, यानी जो एक्सटर्नल पे जो एंटिटीज़ हैं, इनकी इंट्रैक्शंस हैं, इनके दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, इस तरह का रिलेशनशिप होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्टेक्स्ट मॉडल। इसका पर्पस क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना सिस्टम की इंट्रैक्शंस एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, इसके इंट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना। अब इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हमारे पास इसकी यूज़ केसेस डायग्राम्स होती है वो आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आ जाती है, जो भी ER डायग्राम्स होती हैं वो इसकी टेक्निक्स है कॉन्टेक्स्ट मॉडल की, याद रखना। फिर आ जाता है हमारा इंट्रैक्शन मॉडल। तो इंट्रैक्शन मॉडल क्या होता है, सिस्टम का जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच की जो इंट्रैक्शंस होती है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा इंट्रैक्शन मॉडल। ठीक है, यानी इंट्रैक्शन से ही पता चल रहा है, जैसे हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा था कि उसकी जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे हम लोग किसी बुक का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग उसको सारी की सारी देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कहाँ पे लाइक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट मॉडल भी यही होता है जो एक्सटर्नल उसकी एंटिटी इंट्रैक्शन वगैरह को क्लियरली डिफाइन करता है। उसके बाद आइट्रेशन मॉडल में, इंट्रैक्शन मॉडल में भी इसके नाम इंट्रैक्ट से ही निकला है कि एलिमेंट्स, इसके प्रोसेसेस, फंक्शन या कंपोनेंट्स के बीच में किस तरह की इंट्रैक्शंस हो रही है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा इंट्रैक्शन मॉडल। इसका पर्पस क्या होगा कि ये डिटेलिंग, यानी हमें बताता है हाउ डिफरेंट सिस्टम जो है वो कंपोनेंट्स, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद टेक्निक्स आ जाती है जिसमें हम सीक्वेंस डायग्राम का यूज़ करते हैं, इसकी कम्युनिकेशन डायग्राम्स होती है और जो एक्टिविटी डायग्राम्स होती है उसका हम यूज़ करते हैं। ये हमारी इंट्रैक्शन मॉडल्स की टेक्निक है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल की टेक्निक थी, यूज़ के डायग्राम थी, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी और ER डायग्राम थी। और इंट्रैक्शन मॉडल की टेक्निक्स हैं सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे थर्ड पे, जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉडल। तो स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है,
स्ट्रक्चरल मॉडल सिस्टम को एक स्टैटिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम का जो स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, ये स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी स्ट्रक्चरल मॉडल की। इसका पर्पस क्या होता है कि सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिफाइन करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी क्लास डायग्राम थी, जो हमारी ऑब्जेक्ट डायग्राम थी, जो कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स का यूज़ करते हैं हम लोग इस टेक्निक्स के अंदर, स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर, जो कि आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रही होती है। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आ रहा है हमारा बिहेवियर मॉडल्स। तो बिहेवियर मॉडल्स कौन सा होता है? सिस्टम के जो डायनामिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सिस्टम के प्रोसेसेस और जो स्टेट्स होती हैं उनको, वो हमारा बिहेवियर मॉडल्स होता है। हमारे सिस्टम के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। यानी सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है, कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है हमारा बिहेवियर मॉडल्स। इसके अंदर जो डायग्राम या जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसमें जाती है स्टेट डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स और यूज केस डायग्राम। नेक्स्ट जो हमारे पास बिहेवियर मॉडल के बाद टॉपिक है, दैट इज़ द मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग। यानी कि मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग सिस्टम डेवलपमेंट को मॉडल्स के थ्रू ड्राइव करते हैं। ड्राइव का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ को चलाना, ठीक है। आप कार ड्राइव की एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारी जो मॉडल जो होते हैं, जब हम उसको डेवलपमेंट मॉडल्स जो हमने पढ़े हैं पहले, वाटरफॉल मॉडल, इन सब मॉडल्स के थ्रू जब हम लोग अपने सिस्टम को ड्राइव करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मॉडल ड्राइविंग इंजीनियरिंग, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो सकता है। इसका पर्पस क्या होता है कि रिड्यूस करता है मैनुअल इफेक्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इम्प्रूविंग द इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी जितनी भी कंसिस्टेंसी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो एफर्ट्स होती है उसको रिड्यूस करते हैं, जो मैनुअल एफर्ट्स होती है। टेक्निक्स में जैसे हमारी यूज़ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं और मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी कोड जनरेशन होती है, वो सारी इसकी टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट 6 वाला टॉपिक है हमारे पास हमारा फंक्शनल मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या होता है? डाटा मॉडलिंग सिस्टम का जो डाटा स्ट्रक्चर्स, इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप्स होता है और जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा डाटा मॉडलिंग। इसके अंदर जो पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर भी वही चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है। तो डाटा मॉडलिंग का नाम डाटा से ही निकला है कि जो डाटा का स्ट्रक्चर, इसके रिलेशनशिप, इसकी जो कंस्ट्रेंट्स होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा डाटा मॉडलिंग सिस्टम होता है। इसका पर्पस होता है कि हमारी जो डेटाबेस होती है या डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कह सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, हम डाटा मॉडलिंग के थ्रू ही इसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमारी ईआर डायग्राम्स है, हमारी डाटा फ्लो डायग्राम्स है, हमारा जो डेटाबेस स्कीमा होता है, जो 3 लेवल स्कीमा था, वो डाटा मॉडलिंग का ही पार्ट था। इसके अंदर यही टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आ रहा है फंक्शनल मॉडलिंग। तो फंक्शनल मॉडलिंग क्या होती है? फंक्शनल मॉडलिंग सिस्टम का जो फंक्शन और जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। नाम से जाहिर है हमारे सिस्टम का जो फंक्शंस होता है उसको, उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फंक्शनल मॉडलिंग। इसकी पर्पस क्या होता है कि जो सिस्टम का फंक्शन या ऑपरेशंस, यही इसके पर्पस होते हैं जिसकी डेफिनेशन में होता है। टेक्निक्स में क्या होता है, हम यूज़ केस डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारी एक डायग्राम होती है फंक्शनल फ्लो डायग्राम्स होती हैं, और जो हमारे प्रोसेस की स्पेसिफिकेशंस होती है उसका यूज़ करते हैं हम लोग इस फंक्शनल मॉडलिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर मॉडलिंग आ रही है। अभी हमारे पास मॉडलिंग थी जिसको हम लोगों ने मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग के बाद डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक डाटा मॉडलिंग आती है, फंक्शनल मॉडलिंग आती है, बिहेवियर मॉडल आती है। तो बिहेवियर नाम से ही जाहिर है कि जो हमारी, हमने पहले भी बिहेवियर मॉडल का पढ़ा, तो इसका मतलब था कि हमारे सिस्टम की जो भी बिहेवियर्स होते हैं उसको जो एक्सप्लेन करते हैं, बिहेवियर्स और इनके जो भी इंट्रैक्शंस होती हैं उससे। तो ये बिहेवियर मॉडलिंग जो है, ये सिस्टम के जो बिहेवियर हैं उसके जो डायनामिक पर्सपेक्टिव से कैप्चर करता है सिस्टम के जो बिहेवियर्स होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि सिस्टम का बिहेवियर्स और उसकी इंट्रैक्शन को बताना। इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे उसमें स्टेट डायग्राम्स आती है, एक्टिविटी डायग्राम्स आती है, सीक्वेंस डायग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर मॉडल था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के है, जिसके अंदर डाटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी।